गुड मॉर्निंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के इतिहास की। और इसमें हम जो 3 सेक्शन हैं आपके, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम एक करके सेक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिलेबस। देखिए आपका जो सिलेबस है वो क्या है। एक तो है कॉन्सेप्ट यानी कि संकल्पना, ठीक है, विचार। अब इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो है इनको बताया गया है। तो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में अगर मैं कहूं कि जैसे शून्य का आविष्कार या शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की। ठीक है, तो आर्यभट्ट नहीं होते तो कोई कैलकुलेशन नहीं होना था जीवन में किसी के। तो ये हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है। फिर कुछ किताबें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुश्रुत। नाम सुना है किसी ने? कौन है भाई सुश्रुत? ठीक है, तो सुश्रुत को हम शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं। किसके जनक? ठीक है, तो सर्जरी या शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है। जैसे धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है। तो ये हमारी क्या है, प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जो परंपराओं से हम करते चले आ रहे हैं। तो यही है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। इसके अंतर्गत ये टॉपिक्स हम कवर करते हैं। और कहें तो जैसे गुप्त काल है, तो गुप्त काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफी विकास हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी का। इसके अलावा और किसका विकास हुआ? साहित्य का, कला का। तो आपको पता है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया कहलाता था आपका गुप्ता पीरियड। तो गुप्त काल की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे बराहमिहिर, सुना है बराहमिहिर के बारे में? खगोल शास्त्री थे। इसके अलावा इन्होंने क्या, तो बृहत संहिता, बृहत जातक नामक किताबें लिखी हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर है भारतवर्ष। भारत नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं, ग्रीक हमें क्या कहते थे, भरत के नाम पे जैसे भारत नाम पड़ा है। तो भरत कौन थे? कौन थे भरत वैसे? सुना है? दुष्यंत और शकुंतला। तो महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत। अब मुद्दा आता है कि भाई इन पर कुछ है क्या? तो महाकवि कालिदास, सुन, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से हमें ये जानकारी मिलती है कि महाराज दुष्यंत और उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, इन दोनों के पुत्र कौन हुआ करते थे? भरत हुआ करते थे। इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। तो ये एक टॉपिक है। इंडिया कैसे किसने नाम दिया, तो वो हो जाता है। फिर वेद, चारों वेदों की बात आती है। इसके बाद उपनिषद। तो हर एक वेद से संबंधित क्या है आपका? उपनिषद है, तो वो। फिर आरण्यक। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। तो वेद होते हैं, वेद के उपवेद होते हैं, इनके उपनिषद होते हैं, इन्हीं से संबंधित आरण्यक ग्रंथ होते हैं, इन्हीं से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। तो वेदों का अगर हमें सरल तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। फिर षड दर्शन, 6 दर्शन है। ठीक है, 6 दर्शन जैसे आप एक याद रखिए, जैसे मैं बोलूं तो अभी पतंजलि। ठीक है, तो योग दर्शन के जनक हैं। बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट पूरा बिकता है, तो पतंजलि कौन है, योग दर्शन के जनक हैं। फिर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब तो ये षड दर्शन में आते हैं। फिर स्मृति हैं, जैसे मनु स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क स्मृति, ये सब। फिर ऋत। फिर सभा, सभा समिति, जैसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी 2025 में ही पूछा गया था कि सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किसमें कहा गया है? तो कौन सा वेद? अथर्ववेद। ऋग्वेद नहीं है, अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद में कहा गया है। तो 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति, ये किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर गणतंत्र, रिपब्लिक क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जिसका राज्य का प्रमुख निर्वाचित हो, सीधे शब्दों में बोले। फिर वर्णाश्रम, तो 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो जीवन को 25-25 के 4 कैटेगरी में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके क्या कहलाती है? आश्रम व्यवस्था कहलाती है। फिर पुरुषार्थ है, तो हर एक आश्रम से संबंधित अपना पुरुषार्थ होता है। तो 4 ही पुरुषार्थ हैं, 4 ही आश्रम है, 4 ही वेद हैं। ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, 4 ही उपवेद हैं। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ,
ठीक है, अब पुरुषार्थ क्या, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं आप ये चीज। देखो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आने वाला है जो जीवन पर्यंत हमने कभी सुना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने सामान्य रूप से सुनी है। फिर ऋण, 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, फिर संस्कार। तो देखो विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8। और उसके बाद संस्कार होते हैं तो 16 कर दो, तो 4 वेद, 4 उपवेद, ठीक है, और 4 ही आश्रम, 4 ही पुरुषार्थ, विवाह 8 प्रकार के, और 16 संस्कार। इनकी संख्या पूछ ली जाती है कई बार कि इनके नंबर्स के, अच्छा पीएससी ने ज्यादातर टाइम संख्या ही पूछी है, संस्कार कितने होते हैं 16, विवाह कितने होते हैं बोले 8, ठीक है, वर्णाश्रम कितने होते हैं बोले 4, पुरुषार्थ कितने होते हैं, मतलब आप प्री के क्वेश्चन देखोगे आपको हंसी आएगी कि यार ये क्या पागलपंती है इतना इतिहास पढ़ने के बाद। फिर है पंच महायज्ञ, तो 5 महायज्ञों की बात की जाती है। फिर है कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। बोधिसत्व यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होते हैं, और तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म के। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। अच्छा पढ़ने हमें 24 होते हैं बट आते नहीं है 24 से क्वेश्चन, तो हमें पहला पता होना चाहिए, और 22, 23, 24, और एक 19वां। मतलब हमने क्या किया, 24 को 5 से 5 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें 19 पढ़ने जरूर है 24, लेकिन हमें याद कौन से रखने हैं अच्छे से। पहला जैसे आदिनाथ, अंतिम जैसे महावीर स्वामी, फिर उससे पहले 23वें, ठीक है, और 22वें अरिष्टी नेमी, और 19वें मल्लीनाथ। हो गया, बस यही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक तीर्थंकर हैं आपके। फिर है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। अब यहां इन्होंने आपको उलझा दिया कि क्या लिखा, बस घटनाएं। अब घटनाएं कौन सी, तो युद्ध। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उसने प्रशासनिक स्पष्ट रूप से दे दिया। तो प्रशासन के विभाग कौन कौन से होते हैं, इनके अधिकारी कौन से होते हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक से क्वेश्चन यूजुअली कुछ नहीं आते, आर्थिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, और आर्थिक में सिर्फ हमें सिक्के याद रखने हैं कि किस काल में कौन से सिक्के हुआ करते थे। तो पहले डिकोड करो, क्योंकि कुछ चीजें लिखी नहीं है, अगर हमें समझ नहीं आएंगी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे ज्यादा और करेंगे कम। फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन शुरू हो जाता है, तो विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। अब ये जो लिटरेचर था ये ऑलरेडी प्राचीन ज्ञान परंपरा में भी है, किताबें, पर्व हैं, उत्सव हैं। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब शुरू होता है एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास यहां से, ठीक है, क्या है 1920 सेंचुरी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 1 से 2 प्रश्न यहां से पक्का आते हैं, एक कम से कम, 2 मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब ये जो है ना सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th एंड 20th सेंचुरी, तो इसमें कुछ नहीं, जैसे ब्रह्म समाज यानी राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, सुने तो थोड़े थोड़े सबने सुने होंगे कि ये। तो बेसिकली अगर हम इन्हें कंसाइज करें बहुत, तो सच बताएं तो 5 ही संस्थाएं हैं जिनके 5 प्रमुख हैं। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं से आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन 5 के साथ हम अन्य संस्थाओं को भी पढ़ेंगे, जिससे कि इन केस अगर कुछ नया बन जाए तो भी आपसे आए। ये बहुत छोटा सेक्शन है, जबकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास मतलब कहाँ आप सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से शुरू करोगे, और अकबर क्या औरंगजेब के मरने तक की कहानी आप पढ़ोगे, मतलब 1700 साल पहले बीसी में, और 1700 साल आगे तक 1707 तक का इतिहास, मतलब 3500 साल के इतिहास से एक प्रश्न, या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न। और यहाँ आपने कितना पढ़ा, मुश्किल से 10-12 संस्थाएं और एक प्रश्न पक्का। तो समझ में आ रही बात की हमें कहाँ बेनिफिट है। फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, यानी अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति एक इंपॉर्टेंट बात है, और यहां से शुरू करते हुए 1950 तक का इतिहास। अगर हम देखें 1857 से 1950 तक की घटनाएं हमें
सब याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। यहां से कम आपको 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं, क्योंकि इसी में कौन आ जाते हैं हमारे, गांधी जी। और गांधी जी के बिना तो आपको पता है भैया, अला आप ऐसे देखो, गांधी जी ऐसे वैसे कैसे जैसे जैसा भी हो, गांधी जी के बिना देश नहीं चल सकता। मनरेगा का नाम बदल दिया, बस तो फिर महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, नहीं तो कांग्रेस की आत्मा नाराज हो गई कि जान मान के किया गया। मतलब समझ में आ रहा है, तो गांधी जी नहीं छूटने वाले। तो गांधी जी, मतलब गांधी जी का तो यही पूछ लेते, गांधी जी सुबह उठते कितने बजे थे अगर उनका बस चले। लेकिन सच में गांधी जी से क्वेश्चन आते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुआ, उनकी पत्नी कौन थी, उनके पति नहीं पिता कौन थे, ठीक है, इनकी माता कौन थी, इनका असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो कब हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ। और आपको पता है मेंस में सीधा क्वेश्चन आता है, गांधी जी के आंदोलनों का वर्णन करो, सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन 200 शब्दों में। तो ये प्री मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट। और आप देखो, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, कोई साल उठा लो, बिना गांधी जी के पेपर नहीं बनेगा, आपको जो साल उठाना हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन, गांधी जी। लेकिन अपन को तो सबको लेके चलना है, क्योंकि 2-3 प्रश्न कम से कम आने हैं यहाँ से। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो इन्होंने नहीं लिखा वो है राज्य पुनर्गठन, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक तो होगा एकीकरण, यूनिफिकेशन, तो सरदार पटेल आ जाएंगे कि भारत का एकीकरण कराना है, और सरदार पटेल आएंगे तो देसी रियासतें आएंगी, देसी रियासतें आएंगी तो सबके अपने अभियान आएंगे। और आजकल तो पीओके की बातें चलने लगी, तो फिर हैदराबाद की पूछ ही लेते हैं कि भैया क्या खेलेंगे कि हैदराबाद को भारत में शामिल करेंगे। कौन सा अभियान था पता है आप लोगों को, हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए? पोलो। हैदराबाद के निजाम साहब बोल रहे थे नहीं आएंगे, तो बोलते ना धमका दिया, किसने धमका दिया था, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। सही बताओ, नहीं आओगे बोले हाँ नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे, आप हमें कश्मीर नहीं समझो। बोले अच्छा ऐसा है क्या, नवाब साहब आगे आगे और पीछे हमारी फौज है और नाम दिया था पुलिस एक्शन। पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। निजाम साहब बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते थे, फिर निजाम साहब को मौका लगा तो बोले पाकिस्तान में मिल जाएंगे। बोले अच्छा, मतलब आप सोचो हैदराबाद अगर पाकिस्तान में होता तो क्या होता। मतलब आप देखो ना, लोकेशन देखो यार। अच्छा, और भोपाल के नवाब भी ऐसे ही 3-2-5 कर रहे थे। अब आप यहाँ बताओ, अगर ये और ये स्थिति पाकिस्तान के साथ होती तो बताओ, आप इंडिया की कल्पना कर सकते थे? संभव ही नहीं है आपकी। ठीक है, तो निजाम साहब को बहुत तड़पाया गया था, निजाम साहब फाइनली मान गए, बोले ठीक है कोई मतलब नहीं है। तो ये घटना है बेसिकली। क्या पूछा ऐसा, जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर का एक्चुअली विलय हुआ था, विलय पत्र, तो एक्विजिशन जो राजा हरी सिंह थे। यहाँ पूछा जाता है हैदराबाद किससे बना, तो हैदराबाद का भारत में क्या हुआ था, पुलिस एक्शन, पुलिस कार्रवाई। अच्छा, ये भी नहीं बोला हमारी सेना गई, क्या किया हमने, पुलिस एक्शन किया। ठीक है, ऐसे ही जूनागढ़ वाले थे, तो जूनागढ़ में जाए तो कैसे याद रखोगे, जनमत संग्रह। अच्छा, जूनागढ़ के नवाब भी अपने एक अलग ही फितूर में थे, तो जूनागढ़ वाले जनमत से, जा से जनमत, तो यहाँ रेफरेंडम हुआ, जनता ने कहा नहीं साहब भारत के साथ ही रहना है, तो नवाब साहब चुप हो गए। तो ऐसे अलग अलग जो राज्य थे, फिर से गोवा, गोवा का भी भारत में किया गया ना अधिग्रहण, कैसे किया गया, गोवा में कौन सा अभियान चला था, ऑपरेशन विजय। जूनागढ़ में निजाम साहब को पोलो बहुत पसंद था, तो ऐसा समझ लो ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई, पी से पोलो, पी से पुलिस, पुलिस पोलो खेल रही थी, नवाब साहब आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखना, सिलेबस को डिकोड करना आना चाहिए। अच्छा, ये कहीं नहीं लिखा कि ये कहानी आनी है, क्योंकि हम एकीकरण को क्या समझे, अब एकीकरण में तो 500-550 से ज्यादा रियासतें हैं, तो क्या सारी पढ़ेंगे? ठीक है, तो मेन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और गोवा, और थोड़ा सा अपन पौंडीचेरी के बारे में बात कर लेते हैं, बस इतना हमें देख। प्रश्न पक्का है, ये जो पुनर्गठन, ये छोटी सी लिखी है ना, ये ना सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आपको मैं बोलूं कि प्री प्लस मेंस में इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। रिकॉर्ड हो रही हैं चीजें, आप देख लेना जिस दिन पेपर हो, और अभी नहीं, इस साल, अगले साल, उसके अगले साल,
ठीक है, पीएससी इतिहास और पॉलिटी हटा दे सिलेबस से तो बात एक अलग है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि बिना इतिहास के चीजें चलती नहीं। तो ये एक बहुत टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन है, ये और ये किस कौन सा सेक्शन है? आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। तो अगर आपके इतिहास से हम कहें कि 10 प्रश्न, हम 10 यूनिट है तो 10 प्रश्न, लेकिन 10 नहीं आते, इतिहास से 12-13 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। इतिहास अपवाद में ही चलता है। कम से कम आप 5 से 6 प्रश्न मान के चलिए प्रीलिम्स के, कहां से? मॉडर्न इंडिया से। मतलब हमें मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है। और ये जो दिखने में बहुत सारे हैं, बट इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जबकि ये जो इतिहास बहुत है एक्चुअल में, प्राचीन और मध्यकालीन भारत का, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया का, इससे क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। तो हमें एक तो प्रेफरेंस ध्यान रखनी है कि कैसी चीजें आ रही हैं। क्लियर है? ये तो हुई बात प्रीलिम्स के सिलेबस की। एक नजर में आपको मेंस पे और डाल दूं, फिर बस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका मेंस का सिलेबस। तो इसमें वही फिर से बात आ गई, प्राचीन इतिहास मतलब 10वीं शताब्दी तक, और फिर 11वीं से 18वीं तक का इतिहास। वही देखो, अभी था वहां भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस आपका यहाँ भी है। फिर प्रशासन वहां भी था, तो मुगलों सल्तनत काल का यहाँ भी आ गया, और मुगलों सल्तनत है यानी मध्यकालीन भारत, मेडाइवल इंडिया, तो वहां भी लिखा है। इसके अलावा ये आ गया आपका ब्रिटिश शासन यानी कि आपका मॉडर्न इंडिया। और देखो फिर से क्लियर कट, कृषक, जनजाति विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, इनके नेतृत्वकर्ता, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ये आपका पूरा का पूरा कौन सा है? मॉडर्न इंडिया है। इसके अलावा आप ये वाला जो हिस्सा जो मैंने कहा, राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्यों का पुनर्गठन होगा तो मध्य प्रदेश का भी होगा, तो ये फिर से मॉडर्न इंडिया ही है। तो आपका मॉडर्न इंडिया का पूरी की पूरी एक यूनिट आप देखेंगे तो मेंस की एक यूनिट आपकी मॉडर्न इंडिया की है। यानी मेंस का वेटेज जो है वो मॉडर्न इंडिया का हमेशा ज्यादा रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्लियर क्या की इन्होंने चीजें, आप देखो प्रीलिम्स में कुछ चीजें जो नहीं क्लियर थी, भारतीयों की ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के प्रति रिएक्शन, तो कृषक यानी कृषक आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल मूवमेंट या ट्राइबल रिवॉल्ट, और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण यानी कि वही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब। स्वतंत्रता आंदोलन, इसके नेतृत्व करता यानी गांधी जी के आंदोलन, और भारत की स्वतंत्रता के लिए इसे कांग्रेस के द्वारा आंदोलन, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस की बात करें, आपको पता है मींस में इस एक लाइन से पक्का क्वेश्चन आता है, या तो कृषक आंदोलन या जनजातीय आंदोलन, और प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 की क्रांति। ये आउट पेपर है जहां आप मेंस में इसे देखेंगे ही देखेंगे। बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी हर बार आता है, हर बार आता है। मतलब आप अगर पीछे 20 सालों के पेपर उठा के देखिए, मैं कह रहा हूं 35 सालों के पेपर उठा के देखिए, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो कृषक आंदोलन से मिले या फिर जनजातीय आंदोलन। अब जैसे अब आप सोचो, पूरी 10वीं यूनिट आपके प्रीलिम्स की क्या है? ट्राइब से, जनजाति है। अब पूरी जनजाति यूनिट है एक आपकी ट्राइब, मध्य प्रदेश के इतिहास में भी जनजातियां हैं तो फिर से ट्राइब। तो इतनी सारी ट्राइब दी हैं, तो क्यों ना जनजातियों से क्वेश्चन ना बने? तो कभी पूछते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था वैसे? संथाल कहाँ है? संथाल झारखंड में है वर्तमान, उस समय का बिहार था। संथाल विद्रोह। फिर एक पूछा जाता है जैसे मुंडा विद्रोह, तो मुंडा रिवॉल्ट। एक पूछा जाता है नील विद्रोह। तो ये क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जनजाति या कोल विद्रोह। तो ये जनजाति और कृषकों के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब मजेदार बात बताता हूं मैं आपको कि एक तरफ कई बार बच्चे खूब इतिहास पढ़ते हैं और गलती कहाँ से करते हैं? पाषाण काल से शुरू करते हैं, पत्थर बीनते रहते हैं। शुरू में जो पत्थर बीनते रहते हैं ना, वो नहीं पहुंच पाते गांधी जी तक इतिहास पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो पत्थरों में अपना सिर फोड़ लिया करते हैं। पत्थर बीनेंगे अपन भी, लेकिन पत्थर अपन कौन से वाले बीनेंगे? अच्छे वाले पत्थर जो सिर ना फोड़े।
तो पत्थरों को बाद में बीनना है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, दिमाग में बसा लो ये, कि या तो जनजातीय आंदोलन, और प्री प्लस मीन दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, या तो जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मुंडा पूछ ले चाहे वो संथाल पूछ ले। और अच्छा पता मजेदार बात क्या है कि मुश्किल से 1 घंटे में जनजातीय आंदोलन खत्म हो जाते। चलो एक क्लास मान लेते हैं अपन, एक क्लास में जनजातीय आंदोलन, एक क्लास में किसान आंदोलन, एक क्लास में 1857 की क्रांति, और 1 से 2 क्लास में सामाजिक सुधार। तो आप जो और चलो एक क्लास में गांधी जी। इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मुश्किल से हम 10 दिन की क्लास पढ़ेंगे, और उन 10 दिन की क्लास में हम 5 से 6 क्वेश्चन फंसा लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि 5 ही आए तो भैया 5 फंस जाएंगे, 6 आए तो 6 फंस जाएंगे, और कम आए तो कम फंस जाएंगे। अब मान लो उसने पैटर्न को थोड़ा चेंज किया, लेकिन एक्चुअल में क्या लगभग चीजें फिक्स होती। इस साल बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिक चेंज कर देंगे और सारी चीजें कर देंगे। बस खेल है कि हमें एग्जैक्टली चीजें याद होनी चाहिए। तो पहला टारगेट है कि हमें टॉपिक पता होने चाहिए। तो टॉपिक क्या क्या, जल्दी जल्दी बोलो। किसान आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट 2, 1857 की क्रांति 3, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें कुछ सब टॉपिक हैं आपके, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये सब आपके हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको मैंने क्या बताया, गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, और गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे एक कांग्रेस है, और इसके अलावा गवर्नर जनरल कभी कभार क्वेश्चन। हाँ, अब जैसे कांग्रेस उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन गवर्नर जनरल वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे राष्ट्रभक्ति देशभक्ति बढ़ती चली जा रही है, अब इन पे क्वेश्चन कम होने की पॉसिबिलिटी हो गई है। ये एक अच्छी बात है। किस पे कम होने की पॉसिबिलिटी हो गई है, गवर्नर जनरल पे। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है बेटा, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके गवर्नर जनरल से बना नहीं करते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल कर लेंगे तो वो सेक्शन भी आपका छोटा हो जाएगा। तो ये तो था आपका सिलेबस। हाँ भैया लाइव क्लास वालों, पहले तो सिलेबस क्लियर है ना, और अगले 10 दिन की क्लास में हम आधुनिक भारत का पूरा इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म कर लेंगे। और इससे पहले ही हो गया तो और भी अच्छी बात। मतलब 10 दिन मैक्स लिमिट है ये, आप लोग लिख लो इस बात को। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब मतलब और देखो, आपको फिर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस जो आने हैं एग्जाम में, आपको दिमाग वहीं लगाना है। क्वेश्चंस यहां से आने हैं, यहां से आने हैं, यहां से आने हैं। ठीक है, ये सब मॉडर्न इंडिया है। और इसके अलावा क्वेश्चन यहां से आने हैं। और जो सबसे बड़ा इतिहास है, अला ऐसे समझो कि 2 से 3 दिन तो मौर्यकाल अकेला खा जाता है। ठीक है, लेकिन मौर्यकाल है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कहेंगे हम। तो मौर्यकाल से ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी या अभिलेखों से। तो आपको ये दिमाग में ये रखना है कि हाँ क्वेश्चन कौन से सेक्शन से एग्जाम पूछ रहा है। जैसे हर बार पीएससी कोई ना कोई अध्यक्ष, जैसे लक्षणा अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, पोता अध्यक्ष, 18 तीर्थ, तीर्थ यानी कि इनके प्रशासनिक विभाग हैं मौर्यकालीन प्रशासन के, उनसे एक प्रश्न बन रहा है। तो हमें वो 18 के 18, अब चाहे हम समझ के रट के, हम कहते हैं घोंटा मार के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फिक्स है कि ये आना है तो अपन इसको कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो मौर्यकाल से बनता है वो अशोक के अभिलेखों से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में रही है। तो इनको हम अच्छे से करें। मतलब ये वाला जो सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको हमें कंसाइज करना है। जैसे एक गुप्तकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्तकाल वाला आपकी ये प्राचीन ज्ञान परंपरा, गुप्तकाल पढ़ते हैं तो ये ज्ञान परंपरा वाला अपने आप हो जाता है, या यहाँ पढ़ लेते हैं तो गुप्तकाल अपने आप हो जाता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो गया अब नया, क्योंकि ये नए सिलेबस में क्लियर कट दिया है। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया खत्म करके हम सीधा इस पे आएंगे। मतलब हम फिर भी प्राचीन भारत पे नहीं जाएंगे, हम किस पे आएंगे, पहले ये जो 10-12 टॉपिक दिए हैं इनको कवर करेंगे, और हार्डली एक एक दिन में लगभग सब टॉपिक आपके हो जाएंगे। और कई दिन तो आपके, अब जिस इसमें क्या है आश्रम में अभी 5 मिनट पढ़ाएंगे तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये जो लाइन है यहां से जो शुरू होती है यहां तक, ठीक है, ये कहाँ आएगी आपके काम, मेंस में तो है ही, और कहाँ।
एथिक्स में, और कहाँ, सोशियोलॉजी में। तो भैया ये पुरुषार्थ, ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्णाश्रम आपके समाजशास्त्र का भी भाग है, ये इतिहास का भी भाग है, और ये आपके एथिक्स या नीति शास्त्र का भी भाग है। अब एक सेक्शन 3 पेपर, तो उसकी महत्ता आप समझ लो कि कितनी होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। बात समझ में आ गई पहले तो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। बस आपको एक ही काम जो हमारे साथ करना है कि जैसे ही हम आपको पढ़ाते चलें, आपको उसके साथ उसका रिवीजन करते चलना है। हम आपको रिवीजन कराएंगे, सब समझ में आएगा, ऐसा किसी का नहीं होता। हाँ, थोड़ा डेटा ज़्यादा होता है इतिहास में, इसमें कोई लेकिन आप अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको बताया जा रहा है कि घटनाएं घट कैसे रही हैं, क्या इनके पीछे के रीजंस हैं, उनको उसके साथ कनेक्ट करिए और उसको उसी समय याद करने की कोशिश करिए। अगले दिन जब पूछें तो बताइए, हम रिवाइज कराएं तो आपको बताना है, पार्टिसिपेट करना है। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम 40 मिनट में कम से कम 100 साल का इतिहास भी पढ़ लेंगे, तो वो याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस जैसे बता रहे हैं आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, पहले जो दिमाग आपको दिया जा रहा है बस उसका प्रयोग करिए, और अगले 10 दिन में आप अपना इंप्रूवमेंट देखिए कि 10 दिन में हम आधुनिक भारत का एक मेजर सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हम 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, और अगर हम मेंस की बात करें तो कम से कम मेंस में 30 से 35 नंबर का सेक्शन। ठीक, लाइव में कोई प्रश्न है किसी के मन में? जल्दी रिप्लाई करिए लाइव। सिलेबस क्लियर हो गया पहले तो कि सिलेबस क्या था, क्या सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं अपने सीधे सेक्शन पर। तो हम कौन सा सेक्शन पढ़ना शुरू करेंगे? मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अगर इतिहास को आप थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करें तो हिस्ट्री जो है, ठीक है, ए कौन सा है? एंशियंट, एआई लिख दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। एक क्या है आपका? मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल नहीं। ठीक, अब इनको डिवाइड करें तो कहां से कहां तक का इतिहास? तो 712, और कहें तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, उससे पहले का इतिहास आता है आपका प्राचीन भारत का। और 712 एडी से लेके 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, ये कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, और यहाँ है आपके औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ तक का जो इतिहास है ये आपका मध्यकालीन भारत के। देखो इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट हमें एक डिमार्केशन पता होना चाहिए ना कि कहाँ से। जैसे कभी कोई ऐसे ही पूछ ले क्यों भैया मध्यकालीन इतिहास को हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, अब पता चले आपको सब याद है और आपको वो प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो आपका डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है। हाँ यार, ये तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक की। तो सामान्यतः इतिहासकार का एक वर्ग क्या मानता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, और कहाँ तक की बात। ठीक है, दूसरी जो बात आती है वो है आपकी औरंगजेब की डेथ। इस बीच का जो इतिहास है वो मध्य का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडाइवल इंडिया है। और 1707 से लेके अगर हम देखें अब तक, कहें सही बात तो सही है कि आधुनिक भारत है तो अभी तक चल रहा है, बट हमारे एग्जाम के काम का कहाँ तक है? तो 1950। तो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि सही शब्द तो वास्तव में यही है, नाउ एज, अब तक का इतिहास जो है, अब जो भी घट रहा है वो सब इतिहास ही तो है, आधुनिक भारत का है। अब मोदी जी, जयराम जी लेके आए, कुछ समय बाद ये इतिहास बन जाएगा। हाँ या ना? नीति आयोग भी इतिहास ही है ना आज की डेट में। पहले 2015 में नीति आयोग बना, अब 1950 में जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया था, योजना आयोग बनाया था, उसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। तब योजना आयोग भी इतिहास था, उस समय के लिए योजना आयोग बड़ी नई संस्था थी। तो ये सब चीजें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब की डेथ के बाद में जो इतिहास शुरू होता है वो आपका आधुनिक भारत का इतिहास होता है। और इस इतिहास में मैंने आपको बता दिए कि इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, बताइए जल्दी से। एक तो फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता आंदोलन, और इसमें इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गवर्नर जनरल।
ठीक है। इसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वही ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान, तो जनजातीय, किसान और 1857 की क्रांति। आपको इस सेक्शन पर फोकस करना है। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? तो ये है पूरी कहानी जो आपको ध्यान रखनी है, इनको आपको ध्यान रखना। अब इस इतिहास को हम और बहुत ज्यादा एकदम मतलब बोलते हैं ना क्रीम बना दें, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे इस इतिहास में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो है ही 1857 की क्रांति, तो इसको पढ़ने से पहले जब अंग्रेज पढ़ लेंगे तो 1857 क्रांति में अच्छे समझ में आएगी। और हम देखें तो ये 1905 से 50 तक का जो इतिहास है आपका सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री अगर हम कहें, और इसको थोड़ा सा पीछे जाना चाहें तो हम कहां से ले लें, 1885 से 1950 तक का इतिहास। मतलब यहां से यहां तक की जो घटनाएं हैं ये हमारी एक भी नहीं छूटनी चाहिए। कहां से? 1885, और 1885 में क्या, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और 1950 में क्या हो गया, हमारा संविधान लागू हो जाएगा पूरे तरीके से बनकर 26 जनवरी 1950 को। तो जहां हम 26 जनवरी 1950 पे जाएंगे, अपना पूरा संविधान लागू करेंगे, वहां तक की जो घटनाएं हैं 1885 से 1950 तक की, ये घटनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में इन्हीं की होती है। और बड़ी बात क्या है बेटा कि इसी दौरान आपको कांग्रेस भी मिल जाएगी, इसी भी मिलेंगे, इसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन भी होंगे, इसी दौरान किसान आंदोलन भी करेंगे, इसी दौरान जनजाति विद्रोह भी होंगे। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो 1857 की क्रांति को हमने अलग ही ले लिया चूंकि, तो सब जो घट रहा है ना वो वास्तव में इसी फेज में घट रहा है। कब से कब तक? 1885 से 1950 के बीच में। बस इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आते हैं कि हम पढ़ेंगे किस फॉर्मेट में या क्या हमें याद रखना है। तो देखो ये जो 1885 से हम 1950 तक के इतिहास की बात कर रहे हैं, इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ पैरेलल पोल बनेंगे। पैरेलल पोल क्या है? जैसे एक है गवर्नर, कौन है? गवर्नर। ठीक है, एक क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक होंगे स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ घटनाएं। ठीक है, इन पोल पे और थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ले लेता हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। और कौन थे इसके फाउंडर? तो ए ओ ह्यूम थे। कौन थे बेटा? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ठीक है, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बेटा यहाँ जो इनके सेशन होते हैं, क्या होते हैं? सेशन। सेशन को क्या बोलते हैं? अधिवेशन। बहुत बढ़िया, सत्र तो पॉलिटी में बोलते हैं इसे, तो अधिवेशन। तो कांग्रेस के जो अलग अलग सेशंस हुए हैं, इनकी अध्यक्षता किसने की? एक क्वेश्चन। या ये कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल में यही पहला ही सेशन ले लूं कि पहला सेशन 1885 में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। ये एक इम्पोर्टेंट, अब चूंकि पहला सेशन है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, तो शुरू के 4 सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके अलावा जैसे फिर सेशन जैसे 1906 एक इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। इससे पहले एक 1896 बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है। फिर 1907 बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर 1911 बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर 1917 इम्पोर्टेंट है, 1924, 1925, 1929, 1931। ठीक है, ये कुछ सेशन है जिनसे अगर आप देखेंगे, 16 रह गया इसमें बीच में, सॉरी, 1916, जिन पे अगर आप देखेंगे तो बस मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं सेशन पे आए हैं। जबकि 1885 से लेके 1948 तो ले ही लें, स्वतंत्रता के बाद तक सेशन तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ से आए हैं, इन्हीं से आए हैं। अब स्वतंत्रता कब मिली हमें, 1947 में, तो इसके एक पहले और इसके एक बाद। ठीक है, समझ में आ रही है। और फिर इसी में क्या हो जाता है कि भाई सेशन हुए, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये याद रखोगे कि कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाई कब कब सेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको कांग्रेस से याद रखनी है, और बहुत सरल है, बहुत आराम से ये सब चीजें याद हो जाती हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या था। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1896। 1896 में क्या हुआ, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, जो 1896 में हुआ। अब देखना यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा गया। अब ये पॉलिटी में चला गया, यहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन। पहली बार क्या था यहाँ, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है वो पहली बार कब गाया गया कांग्रेस में, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बने। पहला क्वेश्चन, वंदे मातरम क्या है हमारा, राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, नेशनल सॉन्ग, तो ये नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, एक। फिर दूसरा क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा, तो इसके राइटर या लेखक कौन है, तो वंदे बंकिम। तो कैसे याद रखोगे, बंदे जो हैं वो वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कब लिखा गया, 1800 सॉरी कब गाया गया, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहीं से पूछा भाई, लिखा है तो किसी ना किसी जगह लिखा होगा, तो कौन सी बुक है, आनंद मठ। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसमें वंदे मातरम का वर्णन किसमें है, आनंद मठ में है। और इसी किताब में बेटा सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। कौन से विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। कौन से विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब समझना अच्छे से, वंदे मातरम हमारा क्या था, नेशनल सॉन्ग या राष्ट्र गीत था। कितने सेकंड में गाते हैं, तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया 65 सेकंड में गाते हैं। ठीक है, अब देखो 1 मिनट 5 सेकंड हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा गया था वंदे मातरम, ऐसे नहीं, राष्ट्र गीत। अच्छा हिस्ट्री में पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अब इस हिस्ट्री पॉलिटी से मत जाना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या क्वेश्चन आ गया आपके मेंस में, राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग, क्या लिखोगे, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसके लेखक या रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी थी, आनंद मठ में इसका वर्णन किया गया था।
और कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में इसे गाया गया था। और टाइम पीरियड या समय कितना है, तो 65 सेकेंड है। अब इसी क्वेश्चन को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। 1911 में भी कांग्रेस का एक सेशन हुआ, इसको भी क्या नाम दिया गया, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन, और यहां क्या गाया गया, तो जनगण मन, यानी ये क्या है, राष्ट्र गीत नहीं है, राष्ट्र गान, यानी कि नेशनल एंथम। ठीक, तो नेशनल एंथम है ये। अब फिर से वही कनेक्ट करो कि भाई इसके कोई राइटर थे, तो इसके राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर इसकी बुक है तो इसकी बुक भी होगी, तो इसकी बुक गीतांजलि। इसमें किसी का वर्णन है सन्यासी विद्रोह का, यहां कुछ नहीं है। ये कब गाया गया, किस अधिवेशन में। अब इसका भी कोई टाइम पीरियड होगा, तो ये 52 सेकेंड में गाते हैं। और शॉर्ट में अगर करेंगे कितना, 20 सेकेंड, 26 नहीं है, शॉर्ट में, शॉर्ट 20, और लॉन्ग मतलब नॉर्मली हम 52 सेकेंड में गाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रगान। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मीन्स में, राष्ट्रगान कैसे लिखोगे। राष्ट्रगान क्या है हमारा, जनगण मन है। जनगण मन के लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी बुक गीतांजलि में इसका वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में से गाया गया। इसके लिए समय या टाइम पीरियड 52 सेकेंड है नॉर्मली, और इन शॉर्ट जैसे कोई आपातकालीन स्थिति है, कुछ ऐसा है, तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में 20 सेकेंड में इसे गाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि संविधान ने इसे अपनाया भी होगा, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया गया, तो दोनों को ही कब अपनाया या अडॉप्ट किया गया, तो अपनाया कब गया, ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को इन्हें अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा गया। अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन होगा हिस्ट्री से जाके, कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, अच्छी बात यही है कि इसको भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया या अपनाया गया। तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा यहाँ आओ, हमने क्या बात की, एक तरफ हमने क्या लिखा, राष्ट्र गीत यानी नेशनल सॉन्ग, एक तरफ हमने क्या बात की, राष्ट्र गान यानी नेशनल एंथम। ठीक है, चलो बताओ राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ क्या है, जन गण मन। एक हो गई बात, चलो। हाँ, किसने गाया, मतलब किसका है, लेखक कौन है, राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। यहाँ कौन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, ठीक। बुक कौन सी है, आनंद मठ। यहाँ बुक कौन सी थी, गीतांजलि। हाँ जी, ठीक है। समय, टाइम 65 सेकंड। अच्छा, कभी कभी पता है पेपर में कैसे पूछते हैं, 1 मिनट 5 सेकंड। अच्छा, 65 ढूंढते रह जाते हैं, 52 लगा देते हैं इसके चक्कर में। इसी को हम क्या बोलेंगे। अच्छा, जीएस में ना मैथ वाला दिमाग काम नहीं करता कई बार, आप ये ध्यान रखिएगा। तो 1 मिनट 5 सेकंड हुआ ना 65 सेकंड, और इसको 52 सेकंड, और शॉर्ट में, संक्षिप्त में बोलो 20 सेकंड। ये हो गया।
इसके बाद कांग्रेस 1896। कौन सा सेशन है? अच्छा, दोनों कलकत्ता में। यहाँ कलकत्ता अधिवेशन। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। और एडॉप्ट कब किया, अपनाया कब? इसको 24 जनवरी 1950 को। लो भैया, हो गया। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, बस एक चीज जो अभी हमने पहले लिखी थी, आनंद मठ में कौन सा विद्रोह, ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किस बुक में है? तो सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में आनंद मठ। इसके अलावा बेटा सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमें एक और किताब में मिलता है। बोलो। गलत। हाँ अब ठीक है। देखो बेटा, आपको ध्यान रखना है, ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दास कैपिटल जो है वो किसकी बुक है? सुना है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो थे, इनकी बुक है दास कैपिटल। इसमें भी इन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में बताया है, और बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में भी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं लोग? ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनकी एक बुक तो है आनंद मठ, और एक और बुक क्या है बंकिम की? ये आपके 2024 का क्वेश्चन था, दुर्गेश नंदिनी। और इसके अलावा इनकी कौन सी थी? आनंद मठ। और आनंद मठ में ही क्या? वंदे मातरम। ठीक है, तो ये जो दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक हैं दो, इनको आपको ध्यान रखना है। और ये जो सन्यासी विद्रोह है, एक दास कैपिटल में सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है, और एक आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, इसमें जानकारी मिलती है। अब देखो बात क्या कहना चाह रहे हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रगान आप बड़े आराम से कर पाएंगे उम्मीद है। जनगण मन है ये, इसके रचयिता या राइटर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका वर्णन गीतांजलि में है। समय या टाइम पीरियड 52 सेकेंड है। संक्षिप्त या शॉर्ट में 20 सेकेंड में इसे करते हैं। और इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे गाया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये पॉलिटी में कई बार पूछा गया है। सेम फॉर्मेट आप किसको कर सकते हैं? राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ में इसका वर्णन है, 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड में इसे गाया जाता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896, यहाँ अध्यक्ष थे बेटा रहमतुल्लाह सयानी, अभी कांग्रेस पढ़ाएंगे तो बताते हैं। तो उन्होंने खुद गाया था यहाँ पर ये, और इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अगर कभी डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस बिटवीन दोनों 24 जनवरी 1950 है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो लीजिए, अच्छी बात, ध्यान रखना। मतलब अगर नहीं पता और गलती से, देखो लॉजिक बताओ क्या है, कि जब हम कह रहे हैं 1896 में इसे गाया, तो 1850 में तो अपनाएंगे नहीं ठीक है, तो 1950 में संविधान सभा ने अपनाया, और संविधान सभा बनी 1946 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसे अपनाया गया। अब कभी डिफरेंस में आ जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश पीएससी के मेंस ने पूछा है इसमें, तो कुछ नहीं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, दोनों के राइटर, दोनों की बुक, समय, कांग्रेस, बस ये नहीं लिखना क्योंकि ये तो सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे तो डिफरेंस आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप आराम से इसे मेंस में लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को तोड़ दो अलग 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 अलग, तो ये आपके प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चंस बने हैं वो सब क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। तो मैं जो कांग्रेस की बात कर रहा था, थोड़ा मैं, आप लिख लेना अगर लिखना हो आपको, बस समझ लो पहले थोड़ा सा, क्योंकि पहली क्लास है तो हमारा ओवरव्यू अच्छा होना चाहिए चीज़ों को लेके।
तो मैंने क्या किया कि एक 1896 की कांग्रेस की घटना बताई, उसी समय ये सब घट गया। अब आपको पता है वंदे मातरम जो था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और हमें स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये बहुत फेमस गीत था। मतलब इसको खूब गाते थे, दिल भर भर के गाते थे कि वंदे मातरम, और वंदे मातरम को सुन के जैसे क्रांतिकारी एकदम प्रेरित हो जाते थे। तो पूछा जाता है किस गीत को सुनकर क्रांतिकारी आंदोलन प्रेरित होते थे, क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, तो ये वंदे मातरम था। ठीक है, तो मतलब घटनाएं जो घट रही हैं उसमें ये चीज कवर हो गई, समझ में आ रही है बात। अब इसी चीज को अगर आप गवर्नर से कनेक्ट करो, अच्छा ऐसा इतिहास कोई पढ़ाता नहीं है, थोड़ा समझिएगा कि कहाँ जा रहे हैं। अब अगर भारत में इस समय गवर्नर कौन रहे होंगे 1896 के समय, 1896 में लॉर्ड डफरिन बेटा यहाँ थे। कांग्रेस का जब गठन हुआ था तो कांग्रेस के गठन के समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। ये तो कांग्रेस की बात है। 1896 में एल्गिन सेकेंड होंगे। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना तो कोई धराशायी हो जाएगा। क्या कि राष्ट्रगीत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे एल्गिन सेकेंड। अच्छा 1911 में कौन होंगे, हार्डिंग सेकेंड। क्योंकि 10 से 16 तक थे बेसिकली, 1910 से 16 तक कौन है। तो यहाँ क्या बात निकल के आई कि यहाँ एल्गिन सेकेंड है और यहाँ 1911। बेसिकली देखो 1910 से लेके 16 तक भारत में जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो हार्डिंग सेकेंड रहे हैं, और इन्हीं पे बम फेंका था रास बिहारी बोस ने, हार्डिंग बम कांड कहलाता है। तो 10 से 16 में 11 आ गया, ठीक है। और इसी को हम कनेक्ट करें अगर, तो 1911 में क्या लगा था, दिल्ली दरबार। अब ये जो दिल्ली दरबार है ना बेटा 1911 में लगा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ भी इसको गाया था। किसको, जनगण मन को। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कैसे गाया, जनगण मन अधिनायक जया हो। बेसिकली यहाँ आए थे कौन दिल्ली दरबार में, जॉर्ज फिफ्थ या पंचम। तो जॉर्ज पंचम जो आए थे, पांच समझ लेना ये मिक्स हो रहा है थोड़ा सा, मिटा देते हैं क्यों गलती हो, पांच को छह समझ लिए कोई। तो जॉर्ज पंचम जो थे ये आए थे दिल्ली दरबार में, और इनके स्वागत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया, जनगण मन गाया। अच्छा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके सुना रहे थे क्योंकि हिंदी तो नहीं समझ में आती थी। जनगण मन अधिनायक है हो, आप ही हमारे देश के नायक हो, भारत भाग्य विधाता। अरे साहब आप ही भाग्य विधाता हो, एकदम खुश हो गया। कौन, जॉर्ज पंचम भाई, वो ब्रिटेन का सम्राट है वो, और कहा जाता था ब्रिटेन का सूरज एक समय अस्त नहीं होता है। एकदम खुश, बोले ठीक है, नहीं देखेंगे हम, तुम्हें ध्यान रखेंगे। इसी जनगण मन के चलते 1913 में इनकी बुक कौन सी थी, गीतांजलि के लिए 1913 में बेटा इन्हें क्या मिल गया, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। किसको, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आपने करंट में मैडम ने आई होप बताई क्या आज, ठीक है। सुन रहा था मैं, थोड़ा बहुत बता रहे थे ना कुछ नोबेल पुरस्कार पे। तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक, किसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो गीतांजलि के लिए। दो, कब मिला, 1913 में। किस क्षेत्र में मिला, तो लिटरेचर या साहित्य के लिए। और आपको आश्चर्य ना हो तो ये भारत नहीं, एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था। तो कभी अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दें कि एशिया के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो एशिया के भी ये पहले साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विनर थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये चीज अब कहां से कहां चली गई कि आप हार्डिंग सेकंड पे चले गए और दिल्ली दरबार लग गया,
और ये सारी चीजें भी घट गई। तो वास्तव में जनगण मन के लिए इन्हें प्रोत्साहित किया गया था। अब जनगण मन के लिए देते तो थोड़ी इंसल्टिंग हो जाती, तो गीतांजलि के लिए इन्हें क्या दे दिया गया। और वैसे भी उस समय क्या होता था कि ब्रिटेन जो बोल दे वो बस वही एकमात्र सत्य है। तो इस तरीके से भारत का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिल गया भारत को। और वहाँ जॉर्ज पंचम एकदम खुश हो गए। और ये वही जॉर्ज पंचम है बेटा जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इनके लिए क्या बनेगा, तो जॉर्ज कैसल भवन। तो ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन बन गया कि जॉर्ज कैसल भवन कौन है। तो जॉर्ज जो है वो यही जॉर्ज पंचम है। तो इनके लिए 1900 कब, 11, 12, 10, अरे 11 में आएंगे तो तभी बनाएंगे ना। तो 1911 में जॉर्ज कैसल भवन बना था शिवपुरी में। तो पूछा जाता है जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है, शिवपुरी में है। शिवपुरी में कहाँ है, तो शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है, ये हम सब जानते हैं। तो माधव नेशनल पार्क में किसने बनवाया, तो माधवराव। माधव नेशनल पार्क जब माधवराव सिंधिया का है तो ये भी इन्हीं का होगा। तो ये क्वेश्चन, अच्छा अब यही जॉर्ज कैसल भवन इतिहास में मध्य प्रदेश में पहुंच जाता है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किस सिंधिया वंश के शासक ने किया, तो माधवराव सिंधिया ने। कब किया, 1911 में किया। तो आपको देखो क्या करना है, शुरू में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट अगर आप इंसिडेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप 100% याद रख पाएंगे। तो 1911 में अब आप देखो क्या क्या घट गया। 1911 में एक हो गया दिल्ली दरबार, एक 1911 में ही दूसरा क्या हुआ, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें भी जनगण मन, दिल्ली दरबार में भी जनगण मन। 1911 में ही जॉर्ज कैसल भवन। तो ये 1911 जो है ये आपका इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए कि एक कोई याद आई चीज आपको, तो कलकत्ता अधिवेशन जो था। अब निश्चित रूप से अधिवेशन होगा तो इसके कोई अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दर। तो विशन नारायण दर की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो अब ऐसे याद रख लो कि भैया जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो दिल्ली दरबार में जा रहे हैं और जनगण मन सुना रहे हैं, फिर कलकत्ता अधिवेशन में जा रहे हैं फिर से जनगण मन सुना रहे हैं। तो ऐसा समझ लो दर दर भटक रहे हैं। याद रखने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा बहुत सम्मान और इज्जत है उनके लिए, बट याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन भटक रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो एक कहाँ दर पे गए, दिल्ली दरबार में गए। और एक कहाँ, दर याद रखने के लिए कि विशन नारायण दर। तो दर दर कौन गए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से ये विशन नारायण दर। जबकि 1896 के इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ थे रहमतुल्ला सयानी। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों कि रहमतुल्ला सयानी। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वंदे मातरम जब गाया गया था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला सयानी। जब जनगण मन गाया गया तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दर। ठीक है। अब पता है मजेदार बात ये, क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आता है, वंदे मातरम क्या है हमारा राष्ट्रगीत, ठीक है। तो राष्ट्रगीत किस सेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन। अब कंफ्यूजन में 1896 भी कलकत्ता है और 1911 भी कलकत्ता है। तो बंदे पहले आए, जन बाद में आएंगे। कौन पहले आए, बंदे, ठीक है। तो बंदे पहले आए मतलब पहले का जो कलकत्ता सेशन था 1896 का, उसमें वंदे मातरम है। और बाद में जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होगा उसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ध्यान रखना वंदे मातरम प्राचीन है हमारा और जनगण मन जो है वो नया है। तो इस तरीके से आपको चीजों को बढ़िया से कनेक्ट करना होगा। और आप इतना मतलब ये जो है अगर आप इतना याद रख ले गए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है भाई, सीधी बात, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्र गीत, एक बात, ठीक। लेखक या राइटर कौन है, कैसे याद रखो, वंदे बंकिम बाबा, कुछ नहीं तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। बुक कौन सी है, आनंद है बंदे को।
तो आनंद मठ, ठीक है, आराम से गाएंगे। तो 65 सेकेंड समय हमें लेंगे बंदे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? रहमतुल्लाह सयानी ने, और अपनाया था इसे 24 जनवरी 1950 को। दूसरी तरफ जो राष्ट्रगान है वो कब का है? तो पहले तो जनगण मन है ये, और इसके राइटर या लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी बुक गीतांजलि है, और इसे 52 सेकंड में और सामान्य मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाते हैं। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में और इसके अलावा दिल्ली दरबार में इसे गाया गया था। किसको? राष्ट्रगान को। या इसे अडॉप्ट कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की चीजें हैं जो आपको कृपया ध्यान रखनी है। रख पाएंगे? कुछ तो बोलिए। तो ये हुई बात आपकी। और इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की एक और रचना कौन सी है? तो दुर्गेश नंदिनी। वंदे मातरम कई बार पूछी गई है, दुर्गेश नंदिनी भी पूछी गई है, इसको आप ध्यान रखना। और मिक्स ना हो सन्यासी रिवॉल्ट, तो आप याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमें दो किताबों से मिल रहा है। एक किताब है आनंद मठ, और एक किताब क्या है? दास कैपिटल। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की, और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। अच्छा, ये वही है मार्क्सवाद के जनक, फादर ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, आज आप देखते हैं कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में जो मार्क्सवाद, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है, ये सब किस है? तो कार्ल मार्क्स के कारण है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बताइए लाइव क्लास यहाँ तक कोई समस्या? बोल दो भाई, कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? हाँ कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। चलो तब तक जो भी नोट कर रहे हैं करें। एक क्वेश्चन पूछे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि ये जो एओ ह्यूम थे ये क्या थे? पक्षी विज्ञानी या ऑर्थो, ऑर्निथो, ऑर्थो नहीं, नहीं तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो जाएंगे। ऑर्निथोलॉजिस्ट या पक्षी विज्ञानी थे। कौन थे? एओ ह्यूम पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है, तो कांग्रेस के संस्थापक कई बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ठीक है, चलो एक और प्रश्न बताओ आप लोग हमें। कार्ल मार्क्स की कोई और बुक है दास कैपिटल के अलावा? अब बताओ, किसी को बताओ तो। कोई और किताब कार्ल मार्क्स जी की दास कैपिटल के अलावा? सॉरी, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हालांकि ये सोशियोलॉजी में चली जाती है ये बात, बट एक आध बार प्रीवियस ईयर में कभी पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट लिख लीजिए, वर्ग संघर्ष,
वर्ग संघर्ष जो है वो किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की। ये भी एक आध बार पूछा गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। और एक और लिख लीजिए, साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद किसकी बात कर रहे हैं बेटा? दास कैपिटल हो गई एक इनकी। इसके अलावा क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष, और साइंटिफिक सोशियोलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद। साइंटिफिक सोशलिज्म यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष, और इसके अलावा दास कैपिटल। एक आध बार किसी किसी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन कैसा पूछा गया कि कौन सी बुक का संबंध कार्ल मार्क्स से नहीं है, तो यूजली दास कैपिटल तो मतलब बहुत पॉपुलर है, तो लगभग मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष, और इसके अलावा साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद। अच्छा, ये किताब पता है कहाँ गलती होगी अगर किसी से होगी तो? एक संस्था है साइंटिफिक सोसाइटी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक सोसाइटी कब सोसाइटी समाज में बदल जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा बाद में। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी सोसाइटी? ये भी आपका बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी किसकी है? वेरी गुड, सर सैयद अहमद खां। अच्छा, इसका पता है क्या है? वैज्ञानिक समाज, वो वैज्ञानिक समाजवाद है। और ये क्या है? ठीक है, और हिंदी में भी बेटा इसे ऐसे ही लिखा है, साइंटिफिक सोसाइटी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है ये ऐसे ही लिखा है हिंदी में भी, मतलब क्वेश्चन जब आया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो वैसे वैज्ञानिक समाज है हिंदी, लेकिन ऐसे ही पूछी गई थी। उत्तर प्रदेश पीएससी का, एमपी पीएससी दोनों का क्वेश्चन है ये। तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये वही सर सैयद अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो चलाया था। अभी जब हम आगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे आपको, तब मुस्लिम धर्म में जो सुधार आंदोलन होंगे उनमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन है अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ आंदोलन और साइंटिफिक सोसाइटी दोनों ही किनकी हैं? सर सैयद अहमद खां की। याद रखेंगे? पक्का? चलो, हो गया यहाँ तक? इतने में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसका 1896 का सेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, और इन्होंने वंदे मातरम गाया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके बाद हमने आपको 1911 के सेशन से कनेक्ट कराया। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दर थे, जहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया 1911 में दिल्ली दरबार में, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेंगे अच्छे से। तो ये तो एक बात है। अब मतलब कहने का सेंस क्या था, आप समझिए कि
जो भी चीजें आप पढ़ें उनको कोशिश करिए इंटरकनेक्ट करने की। जैसे अगर हमने राष्ट्रगान पढ़ा तो उसे राष्ट्रगीत से कनेक्ट करिए। अभी प्रीलिम्स में तो जैसे तैसे हो ही जाती हैं चीजें, बट अच्छी बात क्या है, जब आप तुलनात्मक पढ़ते हैं तो गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। अब जैसे आपके पता है नए सिलेबस में माइनस मार्किंग इस साल से जैसे ऐड हो गई, तो इससे क्या होगा ना कि अगर आप सही पढ़ेंगे, तुलनात्मक पढ़ेंगे, तो गलती की संभावना बहुत कम है। और नहीं तो पता है क्या दिमाग में चलता है, यार 96 था, 1906 था, 11 था। अच्छा, 1896, 1906, 1911, ये तीनों ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही कलकत्ता हैं। तो आप ऐसे ऐसे झूलते हैं। तो उसका तरीका ये है कि एक चीज के बारे में हम पूरी चीज पढ़ लें, तो एक तो मेंस में लिखने के काम आ जाएगी हमारी, दूसरी को गलती होने की संभावनाएं कम करेगी कि बंदे पहले आए, बंदे पहले आए। तो वंदे मतलब वंदे मातरम पहले आया तो 1896 के सेशन में, और जनगण मन बाद में आएगा तो गुरुजी बाद में आएंगे। ठीक है, तो 1911 में। अच्छा, भावनात्मक मत हो जाना, पहले गुरुजी आएंगे फिर चेला आएगा, दिल पे नहीं ले लेना, नहीं तो सब मटिया मेंट हो जाएगा। तो पहले वो बंकिम चंद्र चटर्जी काफी पुराने व्यक्ति हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से, तो इनको आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं बेटा, हम अब इतिहास को पढ़ने का थोड़ा सा हम आपको तरीका सिखाते हैं। उसके लिए हम दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एक 1905 का, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम 1919 का। ठीक है, देखो अगर आपको मॉडर्न इंडिया का इतिहास आराम से याद रखना है, तो इतिहास में हमेशा दो चीजें होंगी कि कोई भी घटना जो घट रही है उसके पीछे हमेशा एक कारण होगा, हमेशा। और जब घटना घट जाएगी तो उसका कोई परिणाम निकलेगा। तो अगर हमें इतिहास को रटना नहीं है, समझ के याद करना है, तो हमें कारण और परिणाम पे ध्यान रखना है। किस पे बात कर रहे हैं हम? एक कारण यानी कि उसका कोई ना कोई कॉज या रीजन होगा, और एक क्या होगा, परिणाम होगा। क्योंकि कोई कारण से कोई घटना घटी, इंसिडेंट हुआ। अच्छा, जैसे ही वो घटना घट जाएगी वो एक नई घटना का कारण बन जाएगी, और पूरा इतिहास ऐसे ही घूमता है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास जो हमने कहा कि 1905 से 50 तक है, एक्चुअल में ये ऐसे ही घूमेगा। समझना, अब जैसे 1905 में क्या हुआ, तो एक डेट हम आपको बताते हैं। अच्छा, कुछ चीजें देखिए आपको याद भी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ये सोचो कि सब अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये भ्रम नहीं करेंगे हम। एक आध पॉइंट आपको याद करना है और बाकी की चीजें आपकी अपने आप कनेक्ट होंगी। तो 16 अक्टूबर 1905 एक वो दिन था जिस दिन हमारा क्या हुआ, बोलो जल्दी से। पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, एक घटना हमने ले ली, बंगाल विभाजन। अब आपसे प्रश्न है मेरा, देखो रटना नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अब आपने थोड़ा भी भारत के इतिहास को या अपने जीवन में कुछ भी थोड़ा भी सुन रखा होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगी। हमने बस दो बातें क्या बताई, क्या याद रखना है इतिहास में। अभी जो जितना मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे इनमें आपको दो बातों पे हमेशा याद रखना कि कोई घटना है उसका हमेशा एक कारण है, उसका एक परिणाम है। एक ही बात। तो एक घटना है पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। इसको तो अपन को करना है थोड़ा सा याद। अब जैसे ही हमने कहा कि क्या होगा इसका, एक रीजन होगा, तो भाई क्या ऐसा कारण रहा होगा कि बंगाल विभाजन करना पड़ गया? ठीक है,
अब उस समय अगर आप बंगाल को देखें, आज की जगह हम कब बात कर रहे हैं, 1905 की, वहां देखिए आप लोग पे, और वैसे भी आप लोग ऐसे थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो आज जो वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको, पश्चिम बंगाल, और उसके सामने आपको बांग्लादेश दिखता है। अब मैं अपनी दिखा रहा, थोड़ा सा इतना तो सबको पता है कि भाई पूर्वी बंगाल जो है वो आज का बांग्लादेश है। तो जो बंगाल था उस समय का बंगाल बड़ा बड़ा था। मतलब आप ऐसे समझो कि बंगाल जो था ना बेटा, वो सिर्फ बंगाल नहीं था, बंगाल में क्या क्या आता था। बंगाल तो है ही, और बंगाल में कौन से बंगाल, ईस्टर्न बंगाल और वेस्ट बंगाल, पूर्वी और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्या, बिहार, उड़ीसा, और क्या, ऊपर चले जाओ थोड़ा सा और, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र आपका, असम का कुछ क्षेत्र, सिक्किम नहीं आता था बेटा, सिक्किम तो शुरू से स्वतंत्र अलग था। तो असम, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो बंगाल है, ये बंगाल बहुत बड़ा हाल है। बंगाल के अंतर्गत ना सिर्फ बंगाल का पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, इनका क्षेत्र शामिल होता था। यानी अगर हम देखें तो लगभग सबसे बड़ा क्षेत्र था ये उस समय का। और ये जो बंगाल वाला रीजन था, ये क्या था, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का सेंटर था एक्चुअल में। ज्यादातर क्रांतिकारी घटनाएं जो देश में घट रही थीं, कौन सी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं, उनके घटने के पीछे कहीं ना कहीं बंगाल रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो क्या हो रहा है, क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र या क्रांतिकारी घटनाओं का कारण। तो कारण में क्या हो गया बंगाल विभाजन के पीछे, कि क्रांतिकारी घटनाएं या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हैं, इनका केंद्र था। तो क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र, सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र था, और कैसा एरिया था, लार्ज एरिया था, बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी होता था, वो क्या होता था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बंगाल से कनेक्ट होता था। तो अब इस समय कौन कौन था बंगाल विभाजन के समय, करजन। तो करजन अगर ये कहता कि भैया आप लोग हमारे विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो, इसलिए हम बंगाल को विभाजित कर रहे हैं, तो लोग और भड़क जाते। तो इसने क्या एग्जाम्पल दिया, तो इसने कहा कि बंगाल जो है वो बड़ा क्षेत्र है, हम प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन कर देते हैं। तो इसने रीजन क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी फॉर बंगाल, बंगाल के लिए प्रशासनिक सुविधा। तो इसने ये जैसे कोई बड़ा क्षेत्र होता है उसका प्रशासन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या कहा उसने, उसने अपना तर्क रखा कि बंगाल बड़ा क्षेत्र है और प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी या प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है भैया, कर दो। अब एक बात बताओ, चूंकि क्रांतिकारी घटनाएं यहाँ से घट रही हैं और वहाँ के लोग अच्छे से समझते थे कि ये जान मान के हमें बांट रहा है, बेसिकली बंगाल विभाजन के पीछे इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर देना। क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, क्योंकि आज का बांग्लादेश है यानी मुस्लिम पॉपुलेशन, और जो पश्चिम बंगाल है वो हिंदू बंगाली थे। तो हिंदू बंगाली और मुस्लिम्स को सेपरेट करने की इसकी योजना थी लॉर्ड कर्जन की। तो एक तो पहला क्वेश्चन आता है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन था। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा गया, बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। अब एक बात बताओ, ऐसी घटना घट जाए जिसको आप नहीं चाहते हो, कारण समझ में आया,
पहला कारण क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र था, तो सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, लार्ज एरिया था। और कर्जन ने क्या कहा, प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए हमने इसका विभाजन किया। अब घट गई घटना, घट गई मतलब क्या हो गया, यहाँ 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल विभाजन हो गया। अब अगर कोई काम आपके इच्छा के विरुद्ध हो तो क्या करोगे आप, हम भाई हम क्या करेंगे, इसको विरोध करेंगे। क्या करेंगे, तो बहुत सरल सरल हो, मतलब रटना नहीं है जिससे कि, तो हमने किया इसका विरोध, बोले नहीं, तो हम बंगाल करेंगे, हम इसके विरोध में कोई आंदोलन चलाएंगे। तो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, कौन सा आंदोलन हुआ, ठीक है, तो कौन सा आंदोलन शुरू हो गया बेटा, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो कुछ नहीं, सिंपल सी चीज थी कि बंगाल विभाजन जैसे ही इसने किया 16 अक्टूबर को, कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू, और हमने इस घटना के विरोध में क्या किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। तो अब देखो ये क्या, एक नई घटना जन्म दे दी। क्या, स्वदेशी मूवमेंट या बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बहुत सिंपल है, मतलब हम क्या करेंगे इस दौरान। अब जैसे आपसे पूछा जाए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कारण क्या था, बंगाल विभाजन, और बोले बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। तो आपको रटना नहीं है, आप मेंस में इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये एक चीज आ जाती है कि स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन हुआ, और अब हम क्या अपनाएंगे इस दौरान, तो स्वदेशी को अपनाएंगे और बहिष्कार किसका करेंगे, तो जो भी फॉरेन गुड्स या विदेशी वस्तुएं हैं। अब विदेशी वस्तुएं क्या, विदेशी संस्थाएं, तो वकील कोर्ट नहीं जाएंगे, टीचर कॉलेज और स्कूल नहीं जाएंगे, स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएंगे। और इससे क्या होगा, स्वदेशी संस्थाएं निर्मित होंगी, स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा। और इस दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो ये 16 अक्टूबर था, इसे इन्होंने राखी दिवस, या राखी के दिन क्या मनाते हैं हम, रक्षाबंधन दिवस, तो राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया। और ये हो गई आपकी पूरी कहानी, जो स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित है, प्लस बंगाल विभाजन से। अब आपके मेंस में भी पूछा गया है, तो जब जैसे आपके मेंस में क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन, तो आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ये तो अपन को याद ही करनी है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, दूसरी बात। तीसरी बात क्या बतानी है, कि बंगाल विभाजन के कारण क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र, अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, ये कारण हो गए। घटना घट गई, ठीक है, रिएक्शन या प्रतिक्रिया, परिणाम क्या होगा, तो बंगाल विभाजन का विरोध होगा, और विरोध स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किए जाएंगे। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुएं, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं को जलाएंगे, विदेशी संस्थाओं का त्याग करेंगे, स्वदेशी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेंगे, स्कूल कॉलेज देसी संस्थान स्वदेशी संस्थाओं का विकास होगा, मेडिकल स्टोर वगैरह हमने अपने कर लिए, न्यायालयों का त्याग हो जाएगा। तो ये पूरी घटनाक्रम जो है वो आपका क्वेश्चन किससे संबंधित हो जाएगा, स्वदेशी, मतलब एक बंगाल विभाजन। अब जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन बन जाए मीन्स का, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, तो सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कारण, बंगाल विभाजन, ठीक है, ठीक। अब घटना, तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल तथा भारत के कांग्रेस के नेताओं ने
बंगाल विभाजन का विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, स्वदेशी संस्थान का विकास किया गया, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, स्कूल कॉलेज का विद्यार्थियों ने त्याग किया, न्यायालयों का त्याग किया गया, स्वदेशी फार्मेसी स्टोर्स वगैरह बनाए गए, विदेशी जो दारू थी इस पे भी खूब उसका त्याग किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और एक प्री का क्वेश्चन कि राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो मेंस में कैसे लिखना है, प्री में कैसे याद करना। अब जैसे प्री के क्वेश्चन सिर्फ क्या है, अब देखो मजेदार, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के कारण। अब देखा जाए तो मेंस के क्वेश्चन को प्री में पूछा उनने, तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू होने का कारण क्या है? अब क्या दिक्कत है भाई, बंगाल विभाजन है। अब आपको बहुत बिल्कुल समस्या नहीं होगी। अब जैसे आपसे पूछें कि स्वदेशी संस्थाओं का विकास, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, विदेशी वस्तुओं का त्याग, विदेशी वस्तुओं की होली, विदेशी कॉलेजों का त्याग किस दौरान किया गया? स्वदे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान, या बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। वास्तव में तो इसी दौरान कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। फिर बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को आप अगर कनेक्ट करके लिखेंगे तो बहुत आराम से लिख लेंगे, रटेंगे तो पता चले आप भूल गए। अच्छा, कई बार तो फिर ये मन में, अब जैसे रटा होगा तो क्या करेंगे, यार स्वदेशी पहले हुआ कि बंगाल विभाजन। मतलब अब देखो, अब जैसे बस सिर्फ इतना पढ़ते, बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, ईयर ईयर पढ़ लो, सब कुछ किया। अब आपने पता चले कि ये घटना आपको समझ नहीं आई होती तो क्या होता यार। मतलब एक बार तो मन में आता ही है ना कि क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, यही तो होता है। तो अगर आप थोड़ा व्यवस्थित पढ़ेंगे, मतलब सारी घटनाओं को आपको कैसे पढ़ना है, एक क्रम से पढ़ना है। बेसिकली कारण और परिणाम में पढ़ना है, तो परिणाम तो बाद में ही आएगा भाई साहब, कारण पहले होगा। ऐसा हो सकता है कि परिणाम पहले हो और कारण बाद में हो? हाँ, अगली घटना जो है उसका कारण पहले होगा, तो हर एक घटना का कारण हमेशा पहले होगा। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले, मान लो यही जैसे हम ले लेते हैं रॉलेट एक्ट। अब देखो कितना सरल है, अगर आप देखोगे। फिर से हमें किस हिस्से में बांटना है, कारण और परिणाम। क्या कारण है रॉलेट एक्ट का? भाई आपको जैसे मैंने कहा मुझे अनिकेत पे शक है और मैं अरेस्ट कर लूं, करवा दूं, बस शक है। और पता कैसा है ये, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के काला कानून है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बस मुझे शक था, शक के आधार पे तो किया, गिरफ्तार, भाई तुम कांडी हो, अरेस्ट कर लिया, कर लिया। अब अरेस्ट होने के बाद ना आप वकील कर सकते, ना दलील दे सकते, ना अपील कर सकते, और सजा दे दोगे सामने वाले को, तो निश्चित रूप से समस्या तो क्रिएट होगी। तो क्या करेंगे हम ऐसे कानून का? विरोध करेंगे। तो दो लोग, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इसका किया विरोध। विरोध किया तो उनको भी लपेट लिया, बोले अच्छा तुम मैं कानून का विरोध कर रहे हो, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी का हम विरोध करेंगे तो हम भैया सभा बुलाएंगे, तो जलियांवाला बाग में हम सभा बुलाएंगे, और जैसे ही सभा बुलाई आ गया डायर, रेगिनॉल्ड डायर, गोली चलाने के लिए उसने कांड कर डाला। तो अगर अब जैसे आपसे पूछे कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का कारण क्या है, तो देखो दो कारण है, एक रॉलेट एक्ट और एक है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। अब अगर आपने थोड़ा सही पढ़ा है, रटा नहीं है, मतलब सीधे फैक्ट फैक्ट नहीं पढ़े, तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा।
नहीं तो पता चले, पता क्या होता है कि रॉलेट एक्ट बाद में होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड लोगों का पहले हो जाता है। अच्छा, हुए दोनों 19 में ही है भाई। जैसे अगर हम देखें जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया है। कई बार तो क्रोनोलॉजी आती है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, और इनकी क्रोनोलॉजी जमवा लेते हैं कालानुक्रम में। अब अगर आप सही पढ़े हो कि भाई रॉलेट एक्ट जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए लाया गया था, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा इसे लाया गया था, परिणाम क्या निकला, गिरफ्तारी हो जाएगी, और परिणाम क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। और परिणाम क्या होगा, तो गांधी जी और नाराज होंगे जलियांवाले बाग के बाद, तो उसका परिणाम होगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे पहली बार, नॉन कोऑपरेशन। तो आपको ऑटोमेटिकली क्रम मिलेगा बिना रटे। और अगर आपने घटनाओं को कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा कि आपका सब गड़बड़ा जाएगा। मतलब समझ में आ रही, जैसे कारण क्या था भाई, रॉलेट एक्ट लाया, तो यहां भी अगर आप देखें तो वास्तव में क्रांतिकारी घटनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, ये कारण हो गया। कौन लेके आए थे, तो सर सिडनी रॉलेट, ये लेके आई इस एक्ट को, ठीक है, कारण हो गया क्रांतिकारी घटनाओं को कम करने के लिए। अब घटना घट गई, तो घटना क्या घटी, एक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, प्रतिक्रिया यही है, और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या थे, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, रॉलेट एक्ट, ये दो महत्वपूर्ण कारण है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो एक नई घटना ने जन्म ले लिया, तौड़ा कांड हो गया। तो अब एक कारण क्या है इसके, अब फिर जलियांवाले बाग हत्याकांड का परिणाम भी होगा, तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम में आप देखेंगे पहला परिणाम क्या होगा कि इसकी तो हम जांच करेंगे पहले, तो जांच समितियां बनेंगी। दूसरा, गांधी जी भयंकर नाराज हैं अब जलियांवाले बाग हत्याकांड से, तो गांधी जी क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। तो 1920 में गांधी जी 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन। तो अब फिर पूछ लेते, असहयोग आंदोलन का कारण क्या है, रॉलेट एक्ट, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह, तो ये सब कारण किसके हो गए, असहयोग आंदोलन के। और अब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो आप अगर देखोगे कि इतिहास में घटनाएं ऑटोमेटिकली एक के बाद एक जनरेट होंगी। और अच्छा मजेदार बात ये, क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। चाहे ये पूछ लें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, 1 अगस्त 1920 को, चाहे वो ये पूछ लें कि क्रम जमाओ। तो अब क्या हो गया, देखो अब समझना यहाँ से, तो सबसे पहले सिडनी रॉलेट जो हैं, ये जो थे, इनके नाम पर बना था सिडीसन कमीशन। क्या था ये, सिडीसन कमीशन, अरे कुछ नहीं, सड़ा सड़ाया कमीशन, ऐसे याद रख लो। सिडीसन, सिडनी रॉलेट, ऐसा एक्ट बनाएंगे तो सड़ा सड़ाया। तो पहले बना सिडीसन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सिडनी रॉलेट थे, ये बना, इनने बनाया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड का परिणाम क्या होगा, असहयोग आंदोलन। और ये कब होगा, 1 अगस्त 1920 को। तो अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रॉलेट एक्ट बाद में आए, जलियांवाला बाग हत्याकांड पहला हो जाए, पहले हमें गोली मार दो फिर हम बाद में गिरफ्तार कर लेना, उसके बाद हम एक्ट लेके आएंगे। भाई कोई तो आप करोगे नहीं, हरामखोरी करना जो होता है कि भैया आपने एक कांड मचाया तभी तो दूसरे कांड होंगे ना। तो आपको ऑटोमेटिकली घटनाएं याद होंगी। और आप, हाँ, अगर आप बिल्कुल ही दिमाग में नहीं, हम नहीं समझेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है। आपको बस समझने की जरूरत है कि यहाँ वास्तव में कैसे चल रहा है। और ये इतिहास बहुत सरल है। अच्छा, और सबसे ज्यादा आता है, जैसे फिर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया, मान लो क्या आप प्रीवियस ईयर देखोगे, प्री मेंस दोनों में पूछा गया रॉलेट एक्ट, कैसे लिखोगे। अब तरीका फिर से वही कि रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। फिर रॉलेट एक्ट का कारण क्या है, कारण क्रांतिकारी घटनाओं को कम करना।
या प्रतिबंधित करना। कौन लेके आया? सर सिडनी रॉलेट या सिडिशन कमीशन की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? सिडिशन कमीशन की अनुशंसा पर। ठीक है, आ गया। अब आएगा तो क्या कहते थे अन्य नाम इसका? काला कानून, ब्लैक लॉ। और क्या कहा गया? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के काला कानून। ब्लैक लॉ है विदाउट बैरिस्टर या विदाउट एडवोकेट, विदाउट अपील, विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, हो गया। अब इसका क्या होगा? तो प्रतिक्रिया क्या, रिएक्शन क्या? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। तो अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। अब इसकी इंस्टेंट प्रक्रिया और क्या है? इसी की प्रतिक्रिया में जलियांवाला बाग में आम सभा और उसका परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दूरगामी परिणाम में क्या? असहयोग आंदोलन। अच्छा, कभी लोग रॉलेट एक्ट में, कभी असहयोग आंदोलन आपको किताबों में नहीं मिलेगा। जबकि आप देखोगे, जैसे हमने कहा, कारण हमें समझ में आया। क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र सर सिडनी रॉलेट लेके आए, सिडिसन कमीशन की अनुशंसा पे घटना हो गई रॉलेट एक्ट। अब क्या क्या हुआ? एक तो गिरफ्तार, कौन गिरफ्तार? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दूसरा जलियांवाला बाग, और तीसरा असहयोग आंदोलन। और यहां क्या हो रहा है बीच में? रॉलेट। क्योंकि गांधी जी चुप थोड़ी बैठेंगे, बोले अच्छा उसको अरेस्ट भी कर लिया, कानून भी खराब लाए, तो हम भी करेंगे सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह। तो सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, प्रतिक्रिया स्वरूप या परिणाम रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन। आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। सेम चीज अब आपसे मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ ले, तो फिर से आपको कारण और परिणाम। असहयोग आंदोलन पूछ ले, फिर से कारण और फिर परिणाम और घटना। तो अगर आप इस पैटर्न पे समझने की कोशिश करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको कुछ एक चीजें जो याद करनी है। जैसे इसका कोई इलाज नहीं है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, क्योंकि कोई तो एक ईयर आपको कहीं तो थमना होगा ना यार। अगर हम कहीं खड़े नहीं होंगे तो हम कैसे बात करेंगे उसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे? तो कोई एक हमें इंसिडेंट लेना है, और वो इंसिडेंट अभी मैंने और बताया नहीं, इस पे मैं कल बात करूंगा चूंकि टाइम बहुत हो गया, कि कैसे ये आंदोलन एक नई घटना को जन्म देगा और वो घटना फिर एक नई घटना को जन्म देगी। तो आपको रटने की जगह, जैसे आप देखोगे एक तरफ ये स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चल रहा है ना, तो पता है इसके दो पोल निकल कर आएंगे। एक होगा कांग्रेस, तो कांग्रेस तो स्वदेशी बहिष्कार को समर्थन करेगी, और एक होगी, तो पता है आपको, मुस्लिम लीग के गठन के कारण स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन या बंगाल विभाजन है। अब इसे लोग एकदम से सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जब चल रहा था तो मुस्लिमों का एक वर्ग, जिसमें आगा खां, सलीमुल्लाह खां थे, इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी बहिष्कार को समर्थन नहीं करते हैं। तो बोले क्या करते हैं? बोले हम आपके साथ हैं। किससे बोले? मिनटों सेकंड से, अंग्रेजों से बोले। तो उनने कहा ठीक है, और जैसे ही किसी के सर पे गवर्नर जनरल का हाथ हो उस समय तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो मिंटो सेकंड ने जैसे ही इनके ऊपर हाथ रखा, ये तुरंत जाके आगा खां सलीमुल्लाह खान ने 1906 में क्या बना ली? ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। अगर आप बताओ मुस्लिम लीग नहीं बनती तो क्या पाकिस्तान बनता? मतलब दूरगामी इफेक्ट देखो तो सही बोला जाए, विभाजन ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के गठन को प्रेरित कर दिया। ये थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो शासन करो की। अल्लाह समझ रहे हो? हम देखें तो भाई मुस्लिम लीग बनी, तो मुस्लिम लीग मांग करेगी, आगे चल के लगातार मांग करेगी, और इसकी मांग को मानेंगे, और मानेंगे तो एट द एंड क्या होगा? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो जाएगा। अल्लाह आप उसको थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या करेगी? बोले स्वदेशी बहिष्कार। अच्छा, कांग्रेस भी लड़ गई इसी के चलते, क्योंकि कांग्रेस का एक वर्ग कह रहा है यार ठीक है, अब स्वदेशी बहिष्कार, बंगाल विभाजित हुआ तो बंगाल में ही कर लो आंदोलन, पूरे देश में क्यों करना है? और दूसरा वर्ग क्या कह रहा है, यार बंगाल को विभाजित किया है, हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाई है, नहीं हम पूरे देश में करेंगे। तो ये 1907 में दोनों लड़ जाएंगे, तो एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे, तो इस तरीके से गरम दल और नरम दल 1907 में विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि
यही स्वदेशी बहिष्कार और बंगाल विभाजन है जिसमें कांग्रेस में भी फूट हो जाती है और कांग्रेस को गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है 1907 में, और गरम दल वालों को नरम दल कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन से बाहर कर देते हैं, या बोलें तो कांग्रेस के गरम दल को कांग्रेस के नरम दल पार्टी से बाहर कर देते हैं। और ये जाके मिलेंगे 1916 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरत फूट हो गई, फूट कांग्रेस की किस, कि भाई पूरे देश में चलाना है या वहीं चलाना है। तो इतिहास को थोड़ा सब्र रख के समझने की जरूरत है। आप रटने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो आपको एकदम से रट तो लेंगे आप अभी और याद भी हो जाती इन चीजें, जैसे कितना सा काम है यार। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, करजन 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 और काम खत्म। फिर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1906, 5, 6, और फिर इसके बाद आगे बढ़ गए हम 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में ये। बट अगर आप इन्हें थोड़ा सा समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हर एक क्वेश्चन, जैसे अब ये क्या हो गया, सूरत स्प्लिट हो गई, सूरत फूट, आपके मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन कि सूरत स्प्लिट या सूरत अधिवेशन या सूरत फूट क्या है, तो उसके पीछे आपको कारण क्या है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को लेके कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में विभाजन। क्यों? क्योंकि गरम दल चाहता था कि इसका विस्तार पूरे भारत में हो, नरम दल वाले चाहते थे केवल बंगाल में हो। इस बात को लेके और अध्यक्ष पद के विवाद को लेके विवाद हो गया और फाइनली कांग्रेस के गरम दल को नरम दल ने कांग्रेस से बाहर कर दिया। ये सूरत फूट है और रास बिहारी घोष यहाँ अध्यक्षता करेंगे। तो इन सब पे अपन आराम आराम से बात करेंगे। अभी मेरी बात आपको समझ में बस इतनी आनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, कि एक है कारण और एक है परिणाम। और परिणाम जो होगी बेसिकली वो होगी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, कि कोई रिएक्शन आएगी जब आप कुछ करने की कोशिश करेंगे और तब चीजें घटेंगी। लाइव क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको बनाना है, फोटो लेना है, जो करना है आप कर लो, बट हम इसे एक एक से समझाएंगे और हम यहाँ से कैसे कांग्रेस विभाजित होगी, कैसे मुस्लिम लीग बनेगी, इसको कनेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। मतलब देखो एक्चुअल में क्या है कि हर 10, 15, 20 साल के इतिहास में कोई एक ऐसी बेस लाइन घटना है जिसके आधार पर अगले 10, 15 साल का इतिहास घटित होगा। मतलब ये जो 1919 है, ये पता है कहाँ तक का इतिहास आपको बनाएगी? 1919 से हर एक घटना आपकी इससे कनेक्ट होती जाएगी और 35 तक का इतिहास आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो घटना है, ये जो यहाँ है, तो ये 1916 तक के इतिहास का आपको बता देगी। और 16 के बाद बचता क्या है, 17 और 18 और 19 फिर आ ही गया। तो 1905 की घटनाएं 16 तक काम करेंगी, फिर 19 की घटनाएं 35 तक काम करेंगी, और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा 1939 में, जो कि आपको स्वतंत्रता दिला देगा सीधे। तो हम अगर देखें तो मोटे मोटे मॉडर्न इंडिया में हम 4 घटनाओं से पूरा इतिहास पढ़ लेंगे। एक कांग्रेस 1885, एक 1905 बंगाल विभाजन, और उसके बाद 1919 रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग, और एक आपका 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जो कुछ घट रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली याद रख लेंगे। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत वाले में तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। पूछना है कुछ किसी को? लाइव क्लास रिप्लाई करिए जल्दी से। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद। नहीं, आवाज तो आ रही है। इसी से करते हैं।